हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इंटरव्यू है। अहम इसलिए है कि हमने कुछ हफ्तों पहले सईद नकवी साहब के जरिए एक इंटरव्यू में जो उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एडवाइजर वैलेरी फेदायेव का इंटरव्यू किया था, वो एक्सक्लूसिव अंदाज में मीडिया स्टार वर्ल्ड को बहुत कुछ बताया था। हमने उस इंटरव्यू के बुनियाद पर सईद नकवी साहब से भी बात की थी और अलग से उनका इंटरव्यू सब टाइटल के साथ भी आपको पेश किया था। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा। अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि सईद नकवी साहब के उस इंटरव्यू को जगह एक ऐसी ऐसी जगह मिली है कि जो अनईजी भी कहा जा सकता है और जर्नलिज्म, अच्छी जर्नलिज्म करने के लिए इसे तमगा भी समझा जा सकता है। तमगा इसलिए कि जब वो ताकतें जो गलत रास्ते पर हों उनको वो सब बुरा लगने लगे और उनके नोटिस में आए, तो वो एक अच्छी बात होती है जर्नलिस्ट के लिए। एक तरह से सेटिस्फेक्शन होता है कि उसने आजाद जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब ताजा खबर यह है कि यूक्रेन की सरकार का एक डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर काउंटरिंग डिस इंफॉर्मेशन। उसमें उन्होंने दुनिया भर के बहुत से लोगों के नाम लिए हैं, जिनमें सईद नकवी साहब का भी नाम है। भारत से 3 नाम है। एक तो आर के राघवन साहब हैं, जो फॉर्मर हेड हैं एनएसएबी के। ये आर के राघवन साहब जो है वो सफीर थे मॉस्को में। और अब एक दूसरा तीसरा नाम जो है वो सैम पिट्रोडा का है, जो राजीव गांधी के एडवाइजर्स में से हुआ करते थे। तो ये नाम सईद नकवी साहब का उस इंटरव्यू की वजह से उनके मुताबिक डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है। मैं इस वक्त सईद नकवी साहब से बात करूंगा उसके बारे में कि आखिर वो क्या है। उसके अलावा मैं कुछ और भी इस तरह के कुछ और चीजों पर भी जाऊंगा कि आखिर सरकारें पत्रकारों को किस तरह से रोकती हैं, क्या कुछ होता है। ऐसा कुछ वाकया हिंदुस्तान में भी हुआ था सईद नकवी साहब के साथ, जो मुझे याद है क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा था। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। ये हमारे आपके लिए मैं समझता हूं खुशी की बात है कि यूक्रेन सरकार ने आपकी उस बात को अपने खिलाफ डिस इंफॉर्मेशन का हिस्सा माना है। क्या कुछ है, आप इसे कैसे महसूस कर रहे हैं और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते काजमी साहब, आप और आपके व्यूअर्स जो कि मुझे बहुत अजीज हैं, क्योंकि उनसे जो मैसेजेस आते हैं वो इतने ज्यादा, उसके अंदर एक उन्स और एक प्यार की बातें होती हैं और एक थोड़ा सा एडमिरेशन भी होता है, तो वो मुझे बहुत अजीज है। इसलिए ये जो वाकया हुआ, तो बकौल शायर के, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। हैं? तो चलिए, इसी बहाने अगर शोहरत हो जाए, कैस की इसी वजह से शोहरत हो गई कि वो दीवाना था, जंगल जंगल मारा फिरता था। तो लेकिन इसके पीछे क्या है कि और मालूम है, हेनरिक, इस जो लिस्ट है उसमें हेनरी किसिंजर हैं, हम्म। उसमें जॉन मॉर्शाइमर जो कि प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े रक्षा के एक्सपर्ट हैं अमेरिका में, शिकागो यूनिवर्सिटी में। इस तरह के सैकड़ों नाम, उनमें एक खादिम अभी है। रिश्ता यूं है कि मैं, जैसे हमारे देहात में, अगर आप पूछिए कि भाई, वो देहाती जो है वो आसमान को देख के बता देता है, भैया 2 दिन में बारिश होगी। इतना उसको अंदाजा है किसान को। तो वैसे ही हमने इतना ये सब देखा हुआ है, वेस्टर्न मीडिया का एक गोया एडवांस पार्टी बन के आना। और ये हमने कई जगह हमने इसको देखा, इराक में हमने इसको देखा, बेलग्रेड में, जहां पे वो 72 दिन की बमबारी हुई अमरीकियों ने उसको, मिलोसेविच को हटाने के लिए। हमने ये देखा सीरिया में, हमने कई जगह, या इसमें अफगानिस्तान में तो कई दफे जाके देखा।
तो हम पहचानते हैं। हमको जैसे ही एक खातून है लीज डुसेट, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है और बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है बीबीसी की, लेकिन वो कुछ इतनी ज्यादा समझी जाती हैं कि जब कोई बड़ा कारनामा होने वाला होता है तो वो मैदान में जंग में जाती। तो मैंने जैसे ही लीज डुसेट को देखा कीव में इस जंग के गर्म होने से पहले, तो मैंने एक कॉलम लिखा। मैंने कहा कि द माइंड मेड अ स्ट्रेंज कनेक्शन, दिमाग ने एक अजीब और गरीब कनेक्शन लीज डुसेट को देख के बनाया कॉर्बेट पार्क से। बड़ी बेतुकी बात है। क्या था? मैंने कहा कॉर्बेट पार्क में जो महूद है, हाथी पे आप बैठे हो उसके साथ, तो शेर को देखने जा रहे हो, तो एकदम से वो कहता है चुप, कहता है कॉल हो रही है। वो बंदर ऊपर कूद रहे होते हैं और एक अजीब गरीब किस्म की आवाजें आती हैं जंगल की, जो कि महूद पहचानता है। कॉल हो रही है, इसका मतलब चुप हो जाओ, यहीं कहीं शेर है, वो दिखाई देगा। तो बिल्कुल मैंने कहा, जब मैंने लिज डुसेट को देखा तो मैंने कहा यहीं कहीं शेर है, कुछ होने वाला है। और वो 24 फरवरी को हो गया। अब जनाब लिज डुसेट, फिर वो क्रिस्टियान अमानपुर, निक रॉबर्टसन, जॉन सिम्पसन, वुल्फ ब्लिट्जर, ये सब बड़े बड़े उनके तोपे हैं मीडिया के, एंग्लो सैक्सन मीडिया। देखिए, ये उन्हीं का खेल है ज्यादा। इसमें इसमें आपको जर्मन और फ्रेंच और इटालियन ये जर्नलिस्ट आपको नहीं देख मिलेंगे। हमेशा यही हुआ है। ये मेरी ट्रेनिंग हुई है, कई दफा मैं बता चुका हूं अपने इन्हीं प्यारे सामईन को कि ये ट्रेनिंग इब्तिदा हुई थी मेरी एक दफा कुवैत में। कुवैत के जहाजों ने फ्रेंच, ये रूसी झंडे उड़ाना शुरू कर दिए थे। कुछ इख्तलाफ था अमेरिकियों के साथ। बड़ी कहानी थी उन दिनों में, तो कोल्ड वॉर के बीच में ही हो जाए। तो हमने कहा, हम कुवैत में थे और वो शाह साहब, टंटू शाह, वो वहां पे सफीर थे। मैंने कहा भाई हम कैसे कवर करें? उस जनाब वो बीबीसी और सीएनएन सब कवर करें। क्या है, कैसे? वो जहाजों के ऊपर थे, अपने अमेरिकी जहाजों पे, हम वहां जा नहीं सकते। ये एक ट्रेडिशन शुरू हुई न्यूज की वॉर के बारे में उन जगहों से जहां और कोई न्यूट्रल आदमी जा ही नहीं सकता। ये वो था। ये डेजर्ट स्टॉर्म की मैं कई दफे बातें कर चुका हूं। आपको यकीन नहीं होगा कि वहां अमेरिकी जर्नलिस्टों की एक ब्रीफिंग थी और बरतानवी जर्नलिस्टों की दूसरी ब्रीफिंग। फ्रेंच और हम तब बाहर, यानी हम लोग जंग लड़ रहे हैं, मीडिया हम मैनेज कर रहे हैं। ये यानी 1992 में सोवियत यूनियन के गिरने के बाद इनको हमने और जगह देखा, सीरिया में देखा, इराक में फिर 2003 के बाद देखा। आपने भी देखा इन्हें, आपने तो बहुत करीब से बहुत जबरदस्त कवरेज उन दिनों में की थी उस पूरे इलाके में, क्योंकि आपकी के पास हुनर था, वो और रिपोर्टरों के पास नहीं था। एक तो ये कि आप फारसी भी बोल सकते थे, अरबी भी बोल सकते थे, तो लिहाजा इस पूरे इलाके में आप जाके बात कर सकते थे और बिल्कुल रैपो स्ट्राइक कर सकते थे। हम नहीं कर पाते थे। खैर, ये अलग बात हो गई। तो यहाँ पे जब मैंने ये मजमून लिखा और उसके बाद मैंने देखा कि ये मीडिया हाइप वही हो रहा है जो कि सीरिया में था। सीरिया में क्या था? सीरिया में ये था कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर आई कि फला स्ट्रीट वॉशिंगटन में एक कमरे में बैठे हुए 3-4 ये नौजवान
इंजीनियर्स वो एक डिब्बा बनाते हैं जिसको कि फ्रीडम पैकेज कहा जाता है, कुछ ऐसा ही वर्ड है। वो डिब्बा यानी आप सीरिया में जाके शूट तो कर लेंगे, आपकी इमेजेस आएंगी कैसे? तो उसको बीट करने के लिए ओबामा साहब ने बाकायदा सैंक्शन किया था ये टेक्नोलॉजी कि अंदर जाओ और मुल्क में जहां शूट करो इस डब्बे के अंदर डाल दो रील, वो बाहर हो जाएगी फौरन। पहले ये हुआ करता था, इन लोगों के पास, वेस्ट के पास हमेशा दौलत भी बहुत थी, पैसे भी बहुत थे। 1987 में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब TWA का हवाई जहाज हाईजैक होके लेबनान बैरूत के एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था और उसमें कई अमेरिकन अंदर बंद थे, बहुत बड़ी कहानी थी वो ये उन दिनों के बाद फिर हिजबुल्लाह बड़ा होना शुरू हुआ कि उनको वहां की जो शिया तंजीमें थी उन्होंने पकड़ रखा था। क्या करते थे, पूरे लेबनान के बैरूत के तमाम होटल्स अमेरिकन मीडिया ने हायर कर लिए थे, आपको कहीं कमरा नहीं मिल सकता था। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी वो उन्होंने हायर कर ली थी, आपको टैक्सी नहीं मिल सकती थी, बैठा वहां। और हम लोगों के बजट भाई जरा मुहताज कम होते थे। यहां इन्होंने शूट किया, शूट करके फौरन छोटा जहाज होता था, छोटे जहाज पे वो रील रखी, वो साइप्रस गई, साइप्रस से पेरिडेश में जाके वो दिखा दी गई बात। तो ये टेक्नोलॉजी 87 में ये थी। होते 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 अब ये है कि सीरिया में, बैरूत में और सीरिया के अंदर ये डिब्बा ओबामा साहब के जमाने में तैयार हुआ, जिसमें कि आप जो शूट करें उसमें डाल दें, बाहर गया। तो यानी गवर्नमेंट के इंटरनल सेंसरशिप मैकेनिज्म को डिफीट करने के लिए ये एक तरीका था। बिल्कुल यही तरीका इन लोगों ने अपनाया यूक्रेन। अब यूक्रेन में जैसे आप किसी बर के छत्ते में हाथ डाल दें और वो निकल पड़े, बिल्कुल मीडिया इस तरह, याद करिए जो पहला महीना था 24, उससे पहले क्या बिल्डअप हुआ था और उसके बाद ये कयामत आ गई, अब सब गायब। अब आप टेलीविजन खोलिए, बड़ा सुकून और इत्मीनान है। तो उन दिनों में मैंने ना इनकी सुनी ना उनकी सुनी, मैंने मज़ामीन अपने लिखे और आपके प्रोग्राम में हमने एक दो बातें की। ये बात देखिए, सच देख के नीचे भी सच बोलो जरूरी है। ये न जाने कहां से मॉस्को में पहुंची। अब मॉस्को में कुछ इंडियंस भी हैं जो कि हमें पहचानते हैं, उनके ताल्लुकात क्रेमलिन में भी हैं। तब उन्होंने क्रेमलिन के साथ ये उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई ये दुनिया में कहीं जो बातें नहीं कही जा रही हैं, ये एक कोई जर्नलिस्ट है हिंदुस्तान में, वो ये लिख रहा, वो क्या एनालिसिस। उन्होंने हमको अप्रोच किया, यानी मैंने नहीं। मैंने कहा भाई वाह, नेकियों पूछ पूछ। मैंने कहा भाई यकीनन इंटरव्यू करूंगा। बल्कि उन्होंने कहा इनसे और जो पुतिन के नंबर 2 हैं मेदवेदेव साहब, उनसे। तो साहब वो इंटरव्यू हुआ। दूसरा इंटरव्यू मैंने कहा कि देखो ये रशियन में जो होता है तो उसमें वो बात नहीं बनती, अगर आप हमें लवरोव से मिलवाएं, वो अंग्रेजी बोलता है, तो हम बात बन जाएगी। हम उसको अपना काजमी साहब के प्रोग्राम में लगा देंगे टिकट टेप नीचे और वो बात बन जाएगी। साहब ये तमाम चीजें होते हो, देखिए असर कितना होता है कि सरकार आलिया ये तक पहुंची है कि साहब ये तो एक उधम मची हुई है। यानी सच इतनी कमोडिटी कम हो गई थी कि एक मेरा
कि बाकी 2 नाम जो है हिंदुस्तान से जर्नलिस्ट नहीं है, मैं अकेला हूं। मैंने वही इंटरव्यू वायर के जो एडिटर हैं सिद्धार्थ वरदराजन, दोस्त हैं मेरे, उन दिनों में इन सब के, ये किसी की साइड नहीं ले रहे थे, लेकिन सब इतना ज्यादा मुतासिर थे वेस्टर्न मीडिया के हाइप से कि वो ये समझ रहे थे कि ये अलग जो ला रहा है, ये कहीं इसको कोई अलग वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक किस्सा मैं आपको इसमें और बताऊं। तो मैंने सिद्धार्थ को कहा, मैंने कहा तुम्हें छापना है? तो कहा कि देखा कल के इसमें वो बूचा के अंदर जो हुआ था वो सवाल आपने नहीं पूछा। मैंने कहा भाई वो बूचा जो है वो कहाँ दिखाई दे रहा है कहीं? बूचा जो है वो मेड अप स्टोरी थी, लेकिन चूंकि अब मैं उनसे बहस तो नहीं कर सकता था, तो ये सब विक्टिम्स थे अमेरिकन वेस्टर्न मीडिया हाइप। अरे उन दिनों में साहब जॉन सिम्पसन एक है उनके, वो न जाने कहाँ कहाँ जाके कहीं उनको एक कोरियन औरत मिल गई, उससे बहुत ही संजीदगी से पूछ रहे हैं अब पुतिन तो गया, अब इसका और न भी गया तो इस कदर पिट के कम हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में चीन जो है अब इसकी कोई कदर ना करेगा। यानी एक दिमाग के अंदर इन्होंने तय कर लिया था कि विक्ट्री होने वाली है, और मुझे यकीन था कि होने वाला नहीं, फैक्ट्स के ऊपर सिर्फ महज परवरदिगार कभी जोम न दे, लेकिन ये सिर्फ एक्सपीरियंस है, आप लोगों की मेहरबानी है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी मोहब्बत है कि सच बोलने की सकत आप में और हम में रहे, जब तक हम कहें जो हक बात हो। अगर हम कभी गलत भी कह दें तो वो इसलिए नहीं कि हमने बात को ट्विस्ट किया, जो हम समझे हमने, हो सकता है हमारी समझ में कोताही रही, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नकवी साहब आपने ये बात बहुत ही वजाहत के साथ कही कि सच बोलना चाहिए और सच का असर जरूर होता है, और आपके उस सच को पहले मॉस्को ने एक तरह से एक्नॉलेज किया और उसके बाद दूसरे तरीके से कीव ने भी एक्नॉलेज किया कि ये भी एक शख्स है जो इस तरह की चीजें लिख एक रहा है। बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि अपने हाथ पाक करने के लिए रमेश से मैं कहूंगा कि वो मुझे वो खत निकाल के दे दे। रमेश मेरा सेक्रेटरी है, बहुत ही मेरा अजीज है, और एक खत मैंने कीव को लिखा था कि देखिए हमें ये इंटरव्यू मिलने वाला है, आप ये ना कहिएगा बाद में, मैं चाहता हूं कि आपके जो भी स्पोक्स पर मैं उनको इंटरव्यू करूं। तो ये वो मीडिया की जो एक इंटीग्रिटी और बैलेंस्ड व्यूज लाने की जो कोशिश होती है वो आपने की, वो अभी तक जवाब नहीं आया शायद, मुझे ऐसा लगता है। मैं जो एक बात और आगे बढ़ना चाहता हूं वो ये कि एक तो आपने जो जिक्र किया कि सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को ही एक्सेस दिए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे याद है 2003 जंग के दौरान भी बगदाद में एक ब्रीफिंग हो रही थी, मैं खुद जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे रोक दिया गया था कि आप इंडिया से हैं, आपके लिए इजाजत नहीं है। और इसके अलावा हमने वो काम भी किया था, हमें याद है कि एक ऐसे बहुत इंटरव्यू बहुत ही अहम हमने दिए थे, खासतौर पे आयतुल्लाह बाकर अल हकीम का। उसके अलावा तिकरीत से एक ऐसी फुटेज जो पूरी दुनिया के टेलीविजन चैनलों ने चलाई और हमें एपीटीएन ने 2 दिन यानी $2000 एक तरह से गिफ्ट किया कि साहब आपकी हम ये वीडियो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो खैर ये हमारा अपना काम था, लेकिन अब जो मैं बात पूछना चाहता हूं वो ये कि आपको एक इतना लंबा अरसा हो गया, मुख्तलिफ सरकारों से भी वास्ते पड़े, कभी कभी नाराजगियां भी आपने झेली, जैसे अभी ये नाराजगी की बात है जो कीव की तरफ से आई है। मुझे याद पड़ता है कि 2003 में वर्ल्ड व्यू इंडिया जो प्रोग्राम आप कर रहे थे वो अचानक रोक दिया गया। पहले स्पॉन्सरशिप वाली उस कैटेगरी में ले जाया गया और फिर उसे बंद कर दिया गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें भी कहीं कोई सियासी नाराजगी किसी ना किसी की पीछे थी? क्या कुछ था वो? देखिए वो प्रोग्राम हुआ ऐसे था
ये आइडिया में तमाम हर जगह बहस करता था। उन दिनों में बीजेपी ही की सरकार थी, लेकिन इतनी बंद नहीं थी, एक्सेस था। सुषमा स्वराज थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। सुषमा स्वराज से जो डीडी दूरदर्शन के जो डायरेक्टर जनरल थे उन दिनों में, वो याकूब कुरैशी, SY कुरैशी, उनके भी ताल्लुकात दोनों वहीं के थे। ये भी हरियाणा काडर के हैं, सुषमा स्वराज भी वहीं के थी। तो मैंने कहा कि भाई देखो, इतनी बड़ी जंग होने वाली है, क्या हिंदुस्तान बिल्कुल, मैं ये आपको बता चुका हूं, आपके व्यूअर्स को बता चुका हूं, ये मेरा थीम रहा है कोई पिछले राजीव गांधी के जमाने से, कि भाई खुदा के वास्ते कवरेज करो, वरना ये आत्मनिर्भरता के कोई मानी नहीं। क्योंकि दुनिया को BBC हमारे दोस्त हैं, CNN सब हमारे कॉलीग्स हैं, लेकिन उनका नुक्ता नजर जो है वो उनका एजेंडा अलग है। हम अपने नुक्ते नजर से दुनिया के हालात को देखें। जब तक आप ये ना करेंगे, आप ताबे रहेंगे उनके। और इसके हमने कई उदाहरण दिए। तो याकूब कुरैशी की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने सुषमा स्वराज से कहा, मैं सुषमा जी से मिला, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये भी बड़ी अजीब बात है कि साहब मैं उनसे क्यों क्लियरेंस, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई निजाम ऐसा इंडिपेंडेंट फॉरेन कवरेज का नहीं है। तो जो दूरदर्शन था उन दिनों में, दूरदर्शन ही एक आला था जहां हम जा सकते थे। उसमें उन्होंने एक बजट क्रिएट किया और बजट क्रिएट करके देखा कि या उसमें हमें टोटल एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी दी कि इस प्रोग्राम को आप एंकर करेंगे। मेरे ख्याल में रोज 1-2 घंटे का मिलता था हम लोगों को, लेकिन साहब क्या प्रोग्राम चला, वो आपको भेजा, शंकर सेन ठाकुर को भेजा, ये और ये साहबजादी थी, बहुत से लोगों को, जी जी, सतीश जैकब थे और कई लोग थे। सतीश जैकब को बगदाद भेजा। और वो साहबजादी का नाम लो जो जिसको बवेजा, हाँ हाँ बवेजा, वो थे। इन लोगों को बहुत है, 7-8 लोगों को तमाम दुनिया में, और सब जगह से खबर आती थी, न्यूज भेजते थे, पीस टू कैमरा होता था और बड़ी खबर थी। लिहाजा अच्छा, यहाँ पे हमसे पहले क्या कहा जाता था कि नकवी साहब आप कर तो दीजिए, इसमें TRP रेटिंग्स नहीं मिलती है फॉरेन अफेयर। TRP रेटिंग्स का बहाना करके ये उस कहानी को जो कि ये दिखाना नहीं चाहते उसको ये किल कर देते हैं। उसमें फॉरेन कवरेज का भी यही था। अरे भाई नकल, अब क्या हुआ क्या इसमें? उसी जमाने में कुरैशी साहब को आप कभी बुला के इसके बारे में एक प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि उनका बड़ा हाथ था उसमें। कि कुरैशी से पूछिए, उन दिनों में बिल्कुल उसी वक्त अमिताभ बच्चन एक प्रोग्राम करते थे, कौन बनेगा करोड़पति, और उसकी रेटिंग्स बेपनाह थी। ये साहब जब ये प्रोग्राम चला 1 घंटे वाला, तो यानी इस प्रोग्राम की रेटिंग अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम से ज्यादा थी। जी रेटिंग। जी। अच्छा, तो लेकिन सुषमा स्वराज ने रद्दोबदल हुआ, सरकार बदली और रविशंकर प्रसाद आ गए। और रविशंकर प्रसाद कुछ ज्यादा मोर लॉयल देन द किंग थे अमेरिकन की तरफ शायद। उन्होंने कहा कि अब तो जॉर्ज बुश ने अनाउंस कर दिया है कि ऑल मेजर ऑपरेशंस क्लोज्ड, यानी गोया हम जॉर्ज बुश के कहने पे वहां गए थे कि उनकी जंग को हम कवर करें। अरे भाई, उनकी जंग तो CNN कवर कर रहा था, फॉक्स न्यूज कवर कर रहा था, हम तो एक इंडिपेंडेंट व्यू ले रहे थे और अपना नुक्ता नजर उसमें डाल रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, जंग खत्म हो गई है, मेरे ख्याल में अब ये प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। खैर, मैं अपना समूह लेके वापस आ गया। मैंने कुरैशी साहब से बताया कि साहब ये है
तो किस्सा मुख्तसर ये कि वो प्रोग्राम बंद हो गया क्योंकि रेटिंग्स इसकी ये थी, और कभी उसके बाद उस तरह का प्रोग्राम रिवाइव नहीं हुआ। जी जी जी। कई प्राइम मिनिस्टरों ने मुझसे कहा, और खासकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपने घर के अंदर जो एक ऑडिटोरियम है, वहां पे एक फंक्शन था, वहां सबके सामने अनाउंस किया कि भाई सईद नकवी ने एक ये प्रपोजल दिया है जो कि बिल्कुल बहुत ही अर्जेंटली इसको करना चाहिए। उनसे गलती ये हो गई कि बजाय इसके कि वो डिसीजन लेके अनाउंस कर देते, उन्होंने उस पर एक डिबेट करा दिया। उन्होंने उसके भेज दिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने एक 20 लोगों की, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बिग इंडस्ट्री, अंबानी के लोग और जितने भी लोग, तमाम एक 20-25 लोग खड़े हो गए। जाहिर है फिर उसमें कोई चलने वाली नहीं थी, और पीएमओ के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि नहीं चाहते थे। तो वो जनाब टाई टाई फिश हो गई। इनिशिएटिव था, अब किस हद तक था सरदार जी का ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि वो सीरियस थे। उन्होंने मुझसे कहा, अनाउंस किया पब्लिकली, एक फंक्शन में अनाउंस किया, और उसके बाद फिर ये बात नहीं रही। बहरहाल आप और हम और हमारे सामीन विटनेस रहे कि अगर हम कोई मीडिया इस तरह का, जिसका कि बीज हम और आप बोते हैं, किसी इस तरह का अगर इंटरनेशनल अफेयर्स का नहीं होगा, तो हम हमेशा ताबे रहेंगे वही इंपीरियल, हमारे कॉलोनियल मास्टर्स की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं। अभी आया ये हुआ है श्रीलंका में। अब भाई वहां पे अगर ब्यूरो हो, कंपीटिंग ब्यूरोज हो, इधर से खबर है उधर से और है, मोहल्ला है हमारा, हमारे करीब के दोस्त लोग हैं, तो वहां से अगर टीवी, इतने बड़ी हमारा टेलीविजन हो गया है, वहां नहीं पढ़। अरे साहेब, अफगानिस्तान में इतना कुछ हो गया, हमने माना कि सरकार तो वापस आ गई, लेकिन मीडिया तो अलग है, किसी तरीके से वो करता। भाई मीडिया को आपने कोई स्पेस दी ही नहीं। जो नाटक हो रहा है पाकिस्तान में, सरकारी मामला अलग है, लेकिन वहां पे क्या बताइए, जो रद्दो बदल हो रही है, और अगर ये ऐसे ही चली तो एक दूसरा पाकिस्तान हमको दिखाई दे रहा है अगले इलेक्शन के बाद, जो कि अक्टूबर नवंबर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई खबर नहीं। यहाँ पे भूटान से जाहिर है कोई खबर नहीं है, नेपाल से कोई खबर नहीं है। तो और ये नकवी साहब, ये बात बहरहाल कई बार एक तरह से साबित हो चुकी कि अगर मीडिया मौजूद हो, हमारा खुद मीडिया मौजूद हो दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में और खासतौर पर पड़ोस के मुल्कों में, तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, जो जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई नामुमकिन कोई चीज है, वो भी ना होने पे हमारी फॉरेन पॉलिसी पर जरूर असर पड़ता है। और जो चीजें हम अपनी आंख से देखते हैं, उसकी मदद सरकार को होती है बाकायदा अपनी पॉलिसी बनाने में। अगर हम सीएनएन और बीबीसी की कवरेज की बुनियाद पर ही मुल्कों के बारे में फैसले करेंगे, तो जाहिर है उसमें वो गलतियां होंगी और उन्हीं की तरफ झुकाव हमारा होगा। कोई क्लोजिंग, कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? अगर 1 मिनट हो तो मैं जी जी जी, आपको आप एक वाकया और सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। है आप पर वक्त? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक जमाने में एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि वहां बैंड थी साउथ अफ्रीका में, और वहां पे अपार्थाइड सरकार थी, और नेल्सन मंडेला के रिलीज होने की बातें हो रही थी, तो एएनसी जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ज्यादातर जाम्बिया यानी जो बिल्कुल बॉर्डरिंग साउथ अफ्रीका, वहां पे ये फोर्सेज आके इन्होंने पनाह ली। कई कई लीडर्स थे इनके। तो मैं जिम्बाब्वे गया, हरारे, बड़ा खूबसूरत मुल्क, बड़ा शहर बहुत अच्छा है। वहां जाके वहां दो जनाब, बताइए, इन्हें 90s की बात है, और वहां दो प्रेस क्लब थे, एक गोरों का, एक कालों का। कैन यू बिलीव इट? इन अ ब्लैक कंट्री, यानी
हरारे में 2 प्रेस क्लब, उधर गोरों का है तो इधर एक क्विल क्लब कहलाता था। क्विल वो कलम जिसमें पर लगे होते हैं, उसको अंग्रेजी में क्विल कहते हैं। तो वो क्विल क्लब जो था वो ब्लैक्स का था। तो मुझको शाम को कहा गया कि आप चले जाइए, वहां तो आपके रसाई शायद ना हो। तो हमारे जो प्रेस के आदमी थे, जो कि मुझसे मुझे फौरन समझ में आ गया कि ये प्रेस का की खाल बने हुए ये रॉ के आदमी हैं, और वो मेरे साथ। तो जो मैं बात करूं यहाँ पे बात नोट कर रहे थे फौरन। अब देखिए, बात ये थी कि एएनसी के लोग साउथ अफ्रीका से इधर आए हुए। क्या साउथ अफ्रीका को दिलचस्पी नहीं होगी? भाई साउथ अफ्रीका के भी तो लोग, एम्बेसी तो यहाँ नहीं खुल सकती, क्योंकि उन दिनों में ये ब्लैक, जितना भी ब्लैक अफ्रीका था बैन कर रखा था, सवाल ही नहीं था। लेकिन मैंने कहा कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो मेन बिल्डिंग थी हरारी में, उसके टॉप फ्लोर पे साउथ अफ्रीकन ट्रेड मिशन था। मैं साहब चला गया वहां बहुत ही आवभगत हुई साउथ अफ्रीका के बहुत ही सफेद गोरे ट्रेड कमिश्नर। उन्होंने बताया कि हम लोग तो यहाँ पे बरसों से हैं। क्या क्या काम उनका मैंने पर्सपेक्टिव भी लिया। उन दिनों में कृष्णकांत भार्गव हमारे हाई कमिश्नर थे। मैं शाम को उनके यहाँ घर गया। मैंने कहा भैया तुम्हें मालूम है कि यहाँ साउथ अफ्रीका की एम्बेसी है? क्या क्या क्या? मैंने कहा एम्बेसी उन्होंने नाम नहीं दिया। जिस तरह से आपकी एम्बेसी 1995 में ताइपे यानी ताइवान में आपने खोली थी, मैं वहां भी गया था, उसका किस्सा आइंदा कभी बताऊंगा। तो ये आपको मालूम, यानी हिंदुस्तान की सरकारियालिया को ये नहीं मालूम था कि वो वहां पे मौजूद हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं चीजों को। इस हद तक आपको बता दिया कि प्रेस क्लब उनका उधर, इनका इधर। ये है। तो प्रेस के होने से एक तो ये भार्गव के 2 रिएक्शन हो सकते हैं। यार इसके यहाँ होने से हमारी भल हो गई, एक तो ये छोटा रिएक्शन। बड़ा रिएक्शन ये यार ये यहाँ था, हमको ये मालूम हो गया। 2 रिएक्शन मेरे ख्याल में। पहला वाला भी, उसमें भी रविश है, वो भी चलता है कभी। यार ये जाके न जाने क्या क्या एक्सपोज करेंगे और फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। एक ये पहलू भी है। जी जी जी, वो बिल्कुल तकरीबन इसी किस्म का तजर्बा मुझे बगदाद में हुआ था। हमारे जो एम्बेसडर थे त्यागी साहब 2003 में, तो वो बिल्कुल अमेरिकन अंदाज में ही बातें कर रहे थे, और उनके पास इराक के लोकल जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनके टेलीफोन नंबर तक भी नहीं थे, जो मैंने मुहैया किए थे उस वक्त। तो ये हमारी एम्बेसियां किस तरह से काम करती हैं, ये बहरहाल शायद ये भी एक वजह हो कि एम्बेसडर्स ही नहीं चाहते कि हमारे मीडिया के लोग आए और ये हमसे ज्यादा तेज काम करें, तो शायद हमारी वो एक्सपोज करे जो हम कवर अप करते। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो जैसे अमेरिका से कुछ खास ट्रेनिंग लेकर के या वहां की याद रखिए, खबर वो चीज है, खबर वो शय है जिसको कि कोई कहीं छुपाना चाहता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त को अभी पिछले दिनों कहा कि सईद नकवी साहब ये कहते हैं कि जब कोई खबर आए तो उस पर शक करो। तो ये आपकी दूसरी वाली बात हो गई कि खबर जो है वो उसको छुपाना चाहते हैं लोग, और उसको निकालना ही जर्नलिस्ट का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने वक्त दिया, और खास तौर पे ये जो पुतिन के जो एडवाइजर के साथ इंटरव्यू का नतीजा यहां तक पहुंचा कि कीव के जो ज़ेलेंस्की हुकूमत है वो भी बेचारी परेशान हो गई। अब देखिए, हो सकता है वो कोई मौका आपको दें बात करने का, वो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।